औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 कैफेट ऑडिट एंड एश्योरेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं? सीन सेटिंग। अच्छा जी, कल की क्लास तक हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट था, हमने कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। उसमें हमने ये देख लिया कि ओनर्स और कंट्रोलर्स फ़र्क लोग हैं, जिसकी वजह से एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट होता है। एजेंसी रिलेशनशिप की वजह से एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है एंड दिस नेसेसिटेट्स कि क्योंकि कंपनी में ओनर्स डिफरेंट है, कंट्रोलर्स डिफरेंट है, तो कंपनी के ऊपर एक ज़िम्मेदारी क्या डाली गई कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश करें टू द शेयर होल्डर्स। लेकिन इनकी बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर पूरी तरह से शेयर होल्डर्स एतबार नहीं कर सकते। तो इस वजह से किस चीज़ की ज़रूरत पेश आई? ऑडिट की, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बाय दी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऐसा ही हुआ, बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। बड़ा अच्छा है कि आप इसके साथ ये एडजेक्टिव ऐड करें, क्योंकि वो ऑडिटर ही क्या जो इंडिपेंडेंट ना हो। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हमने कल तक में कवर की। फिर हमने कहा कि क्या ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ऑडिटर कहता क्या है, तो हमने कहा इनके बारे में ऑडिटर एक राय का इजहार करता है और कॉन्फिडेंस देता है टू द यूज़र्स इन द फॉर्म ऑफ अ रीज़नेबल अश्योरेंस। और रीज़नेबल अश्योरेंस हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, तो इसके लिए पहले ऑडिटर के पास क्या होना चाहिए? ऐसा है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आइजाज की ज़बान में एक भारी सा नाम था, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, मतलब जिनको गवर्नेंस की, कंट्रोलिंग ऑफ द कंपनी की जिम्मेदारी का चार्ज दिया गया है, कि जिम्मेदारी सौंपी गई है। और दो चार्ज विद गवर्नेंस की एक वो भी थी शॉर्ट फॉर्म, TCWG। ठीक हो गई बात। ये हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कल की क्लास में कवर किए थे। लिमिटेड अश्योरेंस की सर कोई एग्जाम्पल समझाया, कोई ख़ास नहीं था। एक लो लेवल ऑफ अश्योरेंस का, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस का बता दिया था और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी। एग्जैक्ट कि तुम पास नहीं होगे। मेरी नज़र से कुछ ऐसा नहीं गुजरा कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मसला हो। एक ये बात करना, और इसी तरह की बात ऑडिट में ऑडिटर कर रहा होता है ना, कि मेरी नज़र से कुछ ऐसा नहीं गुजरा कि इसमें कुछ मसला ना हो। इस तरह की बात नहीं कर रहा होता ऑडिटर। तो कह रहा होता है मेरी राय में, आप ज़रा फ़र्क देखिएगा, मेरी राय में ये एफएस ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। मेरी राय में ये एफएस किसके मुताबिक बनी है? एप्लीकेबल, घबराए नहीं, बोला करें तो एक राग है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये भारी वर्ड है वैसे, लेकिन इसका हमने आसान एग्जाम्पल के थ्रू माइंड में रखते हैं। क्या होता है? वो रूल्स जिनके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। कौन से रूल्स? मसलन IFRS। कौन से रूल्स? मसलन US GAAP, कंपनी लॉ। अच्छा, और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हवाले से सर जो वादा किया था, आपको पता ना, पूरा करते हैं। अभी तो नहीं खैर पता, अभी तो आगे पता लग जाएगा इंशाल्लाह। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का ना, आप लोग वैसे तो मसरूफ़ लोग हैं, आपको चांस तो नहीं मिला ग्रुप में वो डॉक्यूमेंट देखने का जो मैंने पोस्ट किया था। उसको याद नहीं करना, उसको याद नहीं करना। इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर? स्किम रीड। स्किम रीड क्या होता है? ऊपर ऊपर से। बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को भेजने का मकसद सिर्फ एक था कि आप देख लें कि जैसे जैसे कंपनी की क्लास बदल रही थी, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बदल रहा था उसमें? वैसे कितने लोग नहीं देख पाए? ठीक हो, बाकी सब ने देखे। अब मैं एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुश्किल नहीं। जैसे जैसे सर क्लास ऑफ कंपनी बदल रही थी, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बदल रहा था? बदल रहा था।
लिस्टेड कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और स्मॉल साइज कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में फ़र्क था ना, तो अब आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब आपने अपनी आंखों से देख लिया किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, लॉ पे डिपेंड करता है, कंपनी की नेचर पे डिपेंड करता है, पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करता है। आपने ख़ुद वो एक एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन देख ली, तो अब इंशाल्लाह ये आपके माइंड में फ़िक्स रहेगी। बाकी इसको याद नहीं करना। ठीक हो गई बात। सर अगर हम सीन सेटिंग में आ जाएं, नोट्स में पेज नंबर 3 पे आपको पहला डब्बा नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ ऑडिट। दूसरा डब्बा है आउटपुट ऑफ ऑडिट। तीसरा डब्बा बग़ैर हेडिंग्स के है, और उससे चौथा जो कॉलम है जिस पे 3 लिखा हुआ है वाई ऑडिट। हमने वाई ऑडिट भी कवर कर लिया, हमने आउटपुट ऑफ ऑडिट भी कवर कर लिया, हमने व्हाट इज़ ऑडिट में सारे डब्बे कवर कर लिए थे सिवाय एक के। वो कौन सा था? ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट, TCWG। ये RE मतलब रिलेटेड टू या रिगार्डिंग। RE ये जो लिखा हुआ है ना, और ये फॉर्मली भी यूज़ होता है, मतलब इन बिजनेस कम्युनिकेशन आप RE लिख सकते हैं। RE का मतलब होता है रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट, TCWG रिगार्डिंग FS एंड ऑडिट। अच्छा, ये जो पहली जिम्मेदारी है ना, ये मैं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहले से ही बता चुका हूँ। पहली जिम्मेदारी क्या लिखी हुई है? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन ऑफ FS एज पर अच्छा, सिर्फ ये नहीं लिखा एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से पहले एक एडजेक्टिव ऐड हुआ है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि आपने थर्ड स्केड्यूल टू द कंपनीज एक्ट अब अपनी आंखों से देख ली है। जैसे जैसे कंपनी की क्लास बदलती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बदल जाते हैं। ये बात सही है। मतलब स्मॉल साइज कंपनी को IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने होते, लेकिन लिस्टेड कंपनी को IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। तो इसलिए क्या कहा? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रेपरेशन ऑफ FS एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विद ओवरसाइट फ्रॉम BOD। और BOD और TCWG तो मतलब एक ही बात है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट से क्या मुराद होता है? फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसको जो CFO हेड कर रहे, फाइनेंशियल कंट्रोलर, ये लोग बेसिकली ज़िम्मेदार हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर बोर्ड के सामने रखते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी लॉ उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथोराइज करता है, और आंखें बंद करके ऑथोराइज कर देता होगा ना। आपसे कहा जाए किसी का, ये आप लोगों से जो फ़ीस जब भरवाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम पे आपको कहा जाए इस फॉर्म को दस्तखत कर दें। मैं अभी आपको सारों को एक कागज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ और मैं आपको कोई इस पर दस्तखत कर दें, मेरे ख़्याल में आप लोग आंखें बंद करके दस्तखत नहीं करेंगे। आप देखेंगे उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कहीं ये ना लिखा हुआ हो कि महीना गुजर जाए फिर फ़ीस और जमा करवानी है। बात समझ में आ रही है? और ये भी आपको पता है ना कि ये नेग्लिजेंस आपकी होगी अगर हमने आपसे कोई ऐसा फॉर्म साइन करवा लिया, तो फिर ये नेग्लिजेंस या बर्डन आपके ऊपर होगा। इसीलिए वो कॉलेजेस फिर आपको पता है ना, जब रिफ़ंड की बारी आती है तो क्या करते हैं, फिर आपको फेसबुक का सहारा लेना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो ये टर्म्स एंड कंडीशन एक ज़िंदगी का असूल याद रखिएगा। ज़िंदगी का असूल याद रखिएगा, जब भी किसी कागज़ पर दस्तखत करने हो उसको एक दफ़ा तसल्ली से। समटाइम्स ज़िंदगी में ऐसे भी मौक़े आएंगे कि लोग आपको जल्दी डालेंगे कि जल्दी जल्दी साइन करें, पता नहीं कौन सा आप करोड़ों रुपए का नुकसान करने लगे। जल्दी का काम आपको वैसे भी पता है ना शैतान का होता है। आपने अपना टाइम लेना है उस डॉक्यूमेंट को, चाहे वो कोई स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ना है और डेफिनेटली उसमें से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो क्लियर करें कि भाई इसका तो ये भी मतलब है।
मैंने कई मौक़ों पर पर्सनल डीलिंग्स में भी, प्रोफेशनल डीलिंग्स में भी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स पढ़ता था और उसमें कहता था नहीं, वो कहते थे नहीं सर ये तो वैसे ही लिखा होता है। मैंने कहा वैसे ही लिखा है तो निकाल दो, वैसे इतनी गैर अहम बात है तो निकाल दें। बात समझ में आ रही है? तो ये इम्पोर्टेंस आपने माइंड में रखनी है। तो बोर्ड ना बेसिकली मैनेजमेंट के ऊपर एक मॉनिटर होता है। ओवरसाइट का क्या मतलब होता है? चेक्स एंड बैलेंसेस के मैनेजमेंट जो, अब मैनेजमेंट एस्टीमेट्स बना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस्टीमेट्स होते हैं ना, प्रोविजंस, इम्पेयरमेंट लॉस, यूजफुल लाइफ एक्सेट्रा, जो एस्टीमेट्स बनाए मैनेजमेंट ने, बोर्ड उनको चैलेंज करेगा कि नहीं ये एस्टीमेट रीज़नेबल नहीं है या ये एस्टीमेट ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वैसे तो कंपनी लॉ की रूह से देखूं तो कंपनी के ऊपर उसने हर जगह पर कहा कि कंपनी की जिम्मेदारी है बुक्स ऑफ, आवाज़ नहीं आ रही, बुक्स ऑफ अकाउंट प्लस एफएस बनाना कंपनी की जिम्मेदारी है। अब हम ज़रा और इसको स्पेसिफिक करते जा रहे हैं कि विद इन दी कंपनी किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और इस प्रोसेस को ओवरसी कौन कर रहे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या TCWG। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इक्वल टू TCWG। नहीं समझ आ रही? अच्छा, पहली जिम्मेदारी तो समझ आनी ही थी क्योंकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सम हाउ और दी अदर। ये जो दूसरी जिम्मेदारी है ना, मेरे हिसाब से, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, ये इस पहली जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। ये जो दूसरी जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी क्या है? एफएस बनाना किसके मुताबिक? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक। दूसरी जिम्मेदारी, अच्छा अब ये एफएस बनानी है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक ताकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दें, और ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए ज़रूरी है ना कि उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। ये बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट्स को लिंक करता जा रहा हूँ, तो जहाँ पर फंस रहे हो बताने। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है एफएस बनाना एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दें। तो ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए ज़रूरी है ना कि उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। सर पहली क्लास तो नहीं है? मिसस्टेटमेंट से क्या मुराद है? मतलब मिसस्टेटमेंट हो सकती है एरर या फ्रॉड की वजह से। ये तो हो गए रीजंस कि मिसस्टेटमेंट क्यों। सवाल मैं पूछ रहा हूँ क्या, व्हाट इज़ अ मिसस्टेटमेंट? हमने एक मैथ्स का कल ना फॉर्मूला देखा था, आप लोगों ने बल्कि मुझे सिखाया था। एफएस इज नॉट इक्वल टू IFRS। तो वहाँ से हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि मिसस्टेटमेंट इज इक्वल टू एफएस माइनस IFRS। वो इन्वेंट्री वाली मिसाल याद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री आ रही थी 100 पे, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू थी 80। तो IFRS मतलब IS2 कहता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे प्लेस करना है, तो 80 पे वैल्यू होनी चाहिए थी। तो मैंने वैसे कहा था 80 की मिसस्टेटमेंट, आपने कहा नहीं 80 की मिसस्टेटमेंट नहीं है, 20 की मिसस्टेटमेंट है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? मिसस्टेटमेंट पे किसी को कोई शक, लेकिन कोई आम मिसस्टेटमेंट नहीं। कौन सी मिसस्टेटमेंट? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट में भी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट्स, क्वांटिटेटिवली भी, और बाकी तफसीलात के लिए आइज़ा 320 कवर करेंगे। यहाँ तक बात आई होप क्लियर है। अच्छा, ये पहली जिम्मेदारी है ना, इस जिम्मेदारी, अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट बनाए, सपोज कर लेते हैं ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। मतलब ये IFRS के मुताबिक हो, यही बात है ना।
इनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना होने का मतलब यही होगा ना कि वो IFRS के मुताबिक हों। इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए इनको कुछ इंटरनल कंट्रोल्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा छोड़ेंगे, तो बहुत हैवी वर्ड हो गया इंटरनल कंट्रोल्स। कोविड के टाइम्स वी स्टिल नॉट डन विद देम। आपको याद है कोविड में, बल्कि अभी भी हम मास्क अप्लाई कर रहे थे, ये जो मास्क हम अप्लाई कर रहे थे दैट्स एन इंटरनल कंट्रोल। आप रोड क्रॉस करते हुए लेफ़्ट राइट देखते हैं, अगर ज़िंदगी से प्यार हो तो देखते हैं, और देखना भी चाहिए। ये ना इस तरह अंधेधुंध क्रॉस करना भी गुनाह है। लेफ़्ट राइट के जो आपने देखा ना, ये क्या है? कंट्रोल्स। वो दोस्त जिनसे आपको यहाँ तक उम्मीद होती है कि वो आपका वॉलेट भी छीन लेंगे और जो ट्रीट नहीं बनती थी वो ट्रीट ले लेंगे, याद आ रहे हैं ना? हर एक के अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के ऐसे दोस्त एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ पर जाते हुए समटाइम्स हम जानबूझकर वॉलेट लेके ही नहीं जाते, या पैसे जेब में रखते हैं और वॉलेट दूसरी जेब में। ये क्या है? ये इंटरनल कंट्रोल है, क्योंकि वो तो वॉलेट ही लेंगे ना। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? कंट्रोल्स हैं। आप लोग जो, मुझे तरस आता है, आप लोग जो सुबह इतनी तकलीफ़ करके आते हैं, मेरा तो चलें छोड़ दें, मुझे भी बराबर तकलीफ़ है, लेकिन आप लोग जो इतनी तकलीफ़ करके आते हैं क्लास लेने, फिर आप लोग इंशाअल्लाह ताला टेस्ट भी देंगे। नेक्स्ट वीक में मंडे को आपका टेस्ट है। हमारे टेस्ट का रूल, सॉरी मुझे बताना भूल गया था, जो कुछ पिछले हफ्ते में जुम्मे तक पढ़ेंगे ना, वो नेक्स्ट वीक में टेस्ट हुआ करेगा। अगले मंडे को टेस्ट होगा, ये कमिंग मंडे को, मतलब इस वीक में मंडे को क्लासेस स्टार्ट हुई थी ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन जो हम पढ़ेंगे ना, ये मंडे को फौरी टेस्ट हो जाएगा। आई एम सॉरी, सैटरडे की क्लासेस होंगी, सैटरडे वाला नहीं टेस्ट होगा, क्योंकि सैटरडे को अगेन सिंपथी ना, हमदर्दी है कि नहीं, सैटरडे तो अभी ताज़ा पड़े, जुम्मे तक खाली 3 घंटे, बड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन बढ़ा लेंगे, बढ़ाने में तो क्लास का टाइम बढ़ाने में कोई टेंशन नहीं। आई एम सॉरी, मैं इसको कम्युनिकेट करता हूँ। इंटरनल कंट्रोल्स थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? अच्छा, नाम ना, ऑडिट में एक चीज़ है, नाम बड़ा फैंसी है, कॉन्सेप्ट को इतना मुश्किल नहीं है। सर अब ज़रा आप लोगों को FR1 पे लेके जाता हूँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नाम के पेपर। आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी कंट्रोल अकाउंट तो नहीं बनाया? डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिटर्स कंट्रोल, सर उसके तो नाम में भी कंट्रोल है। सर वो इंटरनल कंट्रोल ही था। आप लोगों ने, एक बड़ा गंदा क्वेश्चन आता है ICAP में BRS का, बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है। वो बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? इट्स एन इंटरनल कंट्रोल। anything that the company is doing, that the management is doing, that the board is doing, that the employees of the company are doing, जिसके थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी, जिसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट के चांसेस को रिड्यूस किया जा सकता हो, उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंटरनल कंट्रोल्स। कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है, जो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट को या तो होने ही नहीं देता, हो जाए तो डिटेक्ट कर लेते और डिटेक्ट करके करेक्ट कर लेते, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। कोई 20% 30% बात समझ आइए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट माइंड में बने।
ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको दी कंट्रोल अकाउंट्स की, बीआरएस की, ये क्यों इंटरनल कंट्रोल्स हैं सर? जैसे कि डेटर्स कंट्रोल अकाउंट्स, आपको पता लग जाता है ना सारे डेटर्स की रिकॉर्डिंग में कोई मिस्टेक नहीं हुई। आप करते हैं बीआरएस, बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आप जो बैंक बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस है उसको मैच कर रहे होते हैं किससे? कैश बुक के बैलेंस से। बैंक स्टेटमेंट कंपनी खुद बनाती है ना, बैंक देता है कंपनी को, एक स्टेटमेंट नहीं होती जिसमें विड्रॉल्स और रिसिट्स आ रही होती हैं। उस स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है 100 का, आपके पास बैलेंस आ रहा है 130 का। कैश बुक बैलेंस मतलब जो टी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। ये आपस में मैच नहीं है, ये आपस में रेकन्साइल्ड नहीं है। मुश्किल अंग्रेज़ी थोड़ी कर देता हूँ, ये दोनों नंबर्स आपस में रेकन्साइल्ड नहीं है ना। तो अगर ये आपस में रेकन्साइल्ड नहीं है तो ये क्यों नहीं है? जब आप ये देखेंगे तो आपको हो सकता है कोई जेन्युइन रीजंस हो, मसलन अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, याद है ना, जेन्युइन रीज़न हो, या कोई एरर हो सकता है, कोई बैंक चार्जेस वगैरह, कोई फ्रॉड हो सकते हैं। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? तो ये बीआरएस का बनाना एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अब जब ये बनी तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी भी तो वो डिटेक्ट हो गई ना, और डिटेक्ट करने के बाद अगला एक्शन क्या है? उसकी करेक्शन। थोड़ी बहुत सेंस बन रही है सर? पक्की बात है या कन्फ्यूजन है? क्लियर। इसी तरह एक और इंटरनल कंट्रोल्स की एग्जांपल, आप आजकल, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले बड़ा मसला हुआ, जो रिटेलर्स थे, वैसे ही अच्छा ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हुआ है क्योंकि उन रिटेल आउटलेट्स पर ज़्यादा था जहाँ पर ख़वातीन के ड्रेसेस जो हैं उनकी सेल हो रही होती है। हुआ ये कि कुछ इसमें लोग कहते हैं कि कोई बैड इंटेंट थी, मैं कहता हूँ बैड इंटेंट ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स ये होता है कि वो आपको ड्रेस इतना पसंद आया कि एक्साइटमेंट में आप पैसे देना ही भूल जाएं। अच्छा, ये वैसे मेरे साथ भी हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भूल गया था, फिर उन्होंने कहा सर पैसे भी। आई एम सॉरी। हाँ, कि इसमें बैड, सही कह रही हैं, ये इसको कहते हैं लिंक करना, यही लिंकिंग चाहिए ऑडिट के पेपर में। वेरी गुड। तो नहीं, मैं सबके लिए वैसे कह रहा था। अच्छा, इसमें ये है बात कि तो एक्साइटमेंट में भूल गए। उन्होंने इसका हल, ये आपने देखा हुआ सीसीटीवी कैमरा की फुटेज होती है, ये सीसीटीवी कैमरास इसीलिए इंस्टॉल किए जाते हैं। ये सीसीटीवी कैमरा क्या है? एक कंट्रोल है। आप डी वॉटसन पे जाएं, जो पर्सन आपको मेडिसिन आपके हवाले कर रहे हैं, आज जाके ना, वैसे ही शुगल में लेना कुछ नहीं, अल्लाह ताला हमें ना उधर ले जाए, लेकिन वैसे ही शुगल में ना जाके जो पर्सन आपको मेडिसिन हैंड ओवर कर रहे हैं ना, उसको कैश देने की कोशिश करना। उसको कहना कि कितने पैसे हुए, ये कैश ले लेंगे, उस पर देख लेना ना क्या प्राइस है, और उसको कैश देना। वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो क्या कहेगा आपको? काउंटर पे जाके पेमेंट करें। ये डिफरेंट लोगों को इन्वॉल्व करना भी क्या फ़ायदा होता है? एक ही बंदे के हाथ में जब सारे काम आप दे देते हैं ना, तो आप ख़ुद उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में ही है, तो फ्रॉड कर लो। तो कहा जाता है कि दूसरों को आजमाइश में ना डालें। अब आप इधर पैसे रख जाएं, आप अगर अपना मोबाइल फ़ोन इधर रख जाएं और आप चले जाते हैं, अब जब आप वापस आ रहे हैं ना, तो आपका भी थोड़ा बहुत कसूर है जब मोबाइल वापस नहीं मिलेगा। देखिए, आपने किसी को आजमाइश में डाला ना, अब हमें नहीं पता कि वो क्यों। एक तो ये है कोई हैबिचुअल था, उसने उठा लिया।
एक था, एक को ज़रूरत थी, वी डोंट नो द रीज़न, आपने आजमाइश में डाला तो आपके अपने कंट्रोल्स ठीक नहीं थे, आपके अपने कंट्रोल्स ठीक नहीं थे। इसके एंड पे कर लें। थैंक यू। हाँ, क्या बात किया, इंटरनल ऑडिटर इज कंट्रोल ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स का कंट्रोल है इंटरनल ऑडिटर जो है, और बिल्कुल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क का हिस्सा है इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। बाकी इंटरनल ऑडिटर की तफसीलात इंशाअल्लाह ताला तफसील से चैप्टर है उसमें आएंगी। वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ तक बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। अच्छा, ये बात आप लोग भी इस इंटरप्रिटेशन से एग्री करते हैं कि इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए ये ज़िम्मेदारी ज़रूरी है, दिल से कबूल करते हैं, ऐसे जान छुड़ाने के लिए कि आप कह रहे हैं तो फिर क्या कहें, हैं दिल से कबूल करते हैं। तीसरी बात, ज़िम्मेदारियां देख रहे हैं ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रहे हैं, किस हवाले से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हवाले से भी और ऑडिट के हवाले से भी। ये क्या, चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हद तक तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, समझ में भी आती है बात, ऑडिट तो ऑडिटर ने करना है, करवाना तो इन्होंने है सर, डेटा मैनेजमेंट से मिलेगा जी। और कोई चीज़, बिल्कुल सही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोविज़न तो किसकी ज़िम्मेदारी है, मैनेजमेंट की। किसको प्रोवाइड करना, ऑडिटर को। देखें, ऑडिटर कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है कि वो प्रेमिसेस में आएगा और वो आपके रिकॉर्ड्स जो है ना वो कहेगा चलें जी सारे साइड पे हो जाएं, अपने सारे कंप्यूटर मेरे हवाले करें सारे रिकॉर्ड्स। ऐसा कोई पावर ऑडिटर के पास नहीं है, इतना भी पावरफुल नहीं है ऑडिटर। और कितना पावरफुल है खैर आपको फर्म में जाके पता लग जाएगा। तो इतना पावरफुल कम से कम बिल्कुल नहीं है कि वो जाके रिकॉर्ड सीज़ कर ले। रिकॉर्ड सीज़ करने का मतलब, कुछ अथॉरिटीज़ के पास अच्छा ये पावर होती है, उनको ये पावर कानून ने दी होती है, उनको ये ऑडिटर के पास ऐसी कोई पावर नहीं। तो ऑडिटर इंफॉर्मेशन पर में डिपेंडेंसी ऑडिटर की किस पे है, तो ऑडिटर का डरते डरते बोल रहा हूँ ये हक हो गया कि इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए बाय मैनेजमेंट, तो इसका हक, इसकी ड्यूटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेंस बना रही है बात। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोविजन टू ऑडिटर, ये एक जिम्मेदारी है। आए इसको क्विकली सीन सेटिंग से रेकनसाइल कर लेते हैं। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट TCWG बोर्ड रिगार्डिंग FS एंड ऑडिट। नंबर 1, management responsible for preparation of FS as per applicable FRW with oversight from BOD. Number 2, design, implement effective internal control system to prevent, detect, correct error and fraud. क्योंकि मिस स्टेटमेंट दो ही वजह से हो सकती है, एरर या फ्रॉड की वजह से। कल हमने यही बात की थी ना कि मिस स्टेटमेंट की रीजंस दो ही हो सकती हैं। Number 3, providing access to the auditor of relevant information, additional information and personnel. ऐसा नहीं होगा कि उसको उसके हवाले कुछ कंपनी के लोग कर दिए जाएंगे। ऑडिटर के रोल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, उसने ना जो क्लाइंट का स्टाफ होता है, क्लाइंट का वर्ड सॉरी मैंने बोला है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। फॉर एग्जांपल एक फर्म है AFF, ये है ऑडिटर, ऑडिट फर्म, और इसका सपोजिडली एक क्लाइंट है FFC, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, ठीक है। ये है कंपनी जिसका ये क्या है, ऑडिटर। तो FFC को AFF क्या बोलेगी कि FFC मेरा ऑडिट क्लाइंट है,
ऑडिट कस्टमर है, ऑडिट क्लाइंट है, क्योंकि AFF FFC को ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो ये इसका कस्टमर है, क्लाइंट है, तो हम बोलते हैं ऑडिट क्लाइंट। अब ये जो बात लिखी हुई है ना, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द ऑडिटर ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल, कौन से पर्सनल? क्लाइंट के पर्सनल या क्लाइंट से रिलेटेड लोग, क्योंकि ऑडिटर के रोल में आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं फ्रॉम द क्लाइंट्स मैनेजमेंट, फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सनल। इसी वजह से मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने फर्म स्टार्ट की थी तो हमारी जो फर्स्ट ट्रेनिंग हुई थी, कोई आई थिंक 2 वीक्स की ट्रेनिंग थी, और उसमें हमें डेडिकेटेडली इंटरव्यूइंग टेक्निक्स के ऊपर ना, इंटरव्यू लेने के ऊपर सेशंस कराए गए थे, क्योंकि इफेक्टिवली आप क्लाइंट को इंटरव्यू कर रहे होती हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे होते हैं। तो वो हमें सिखाते थे कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होता है जिसमें आप आंसर मांग रहे हैं येस नो में। ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें आप क्लाइंट से तफसीलात चाह रहे हैं, फिर आपने क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज को किस तरह असेस करना है, उसके रिस्पॉन्सेज की बेसिस पे अपने क्वेश्चंस को कैसे चेंज करना है, ये सारी चीज़ें बेसिकली इंटरव्यूइंग टेक्निक्स में सिखाई जाती हैं। इतना ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक होगी सर बात यहाँ तक। तो हमने ऊपर नंबर 4 जो आपको नज़र आ रहा है अश्योरेंस इंगेजमेंट, उससे ऊपर हमने सब कुछ कवर कर ली है। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दें, क्या ऑडिट में कोई अश्योरेंस दी जा रही होती है टू द इंटेंडेड यूजर्स? मतलब जब AFF को FFC ने इंगेज किया एज ऑडिटर ऑफ FFC, क्या कह रहा हूं, जब AFF को FFC ने इंगेज किया एज ऑडिटर, क्योंकि आमतौर पर शेयर होल्डर्स, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया होगा ना AFF को, तो जब, और शेयर होल्डर्स एज अ बॉडी, वो जो कल आपका भी क्वेश्चन था ना कंपनी और शेयर होल्डर्स वाला, शेयर होल्डर्स एज अ बॉडी आ रहा कंपनी, तो इन्होंने अपॉइंट किया AFF को एज ऑडिटर, तो मैं कह रहा हूं इनको इंगेज किया एज ऑडिटर ऑफ कंपनी, तो क्या मैं कह दूं कि AFF FFC की ऑडिट इंगेजमेंट परफॉर्म करेगी? इंगेज किया ना एज ऑडिटर, तो इंगेज के वर्ड से क्या निकाला, इंगेजमेंट। ऑडिट इंगेजमेंट परफॉर्म करेगी। और अभी आप लोगों ने, मैंने नहीं बोला था, आप लोगों ने बोला कि भाई ऑडिट में अश्योरेंस होती है। अच्छा, सिर्फ ऑडिट में इंश्योरेंस होती है और दुनिया की कोई असाइनमेंट नहीं है जिसमें अश्योरेंस हो? रिव्यू में भी तो अश्योरेंस होती है, उतनी नहीं होती जितनी ऑडिट में होती है, लेकिन रिव्यू ऑफ फाइनेंस, पता नहीं क्या होता है, लेकिन रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अश्योरेंस होती है, लेकिन वो कौन सी होती है? लिमिटेड अश्योरेंस। पर अश्योरेंस तो होती है ना, सवाल तो पूछा है अश्योरेंस के ऊपर, और अश्योरेंस के आपको वैसे ही पता है 2 लेवल्स हैं, रीजनेबल अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस। मैं इस ऑडिट के वर्ड को मिटाकर इसको अगर जनरलाइज कर दूं, ऑडिट के बजाय इधर क्या लिख दूं? अश्योरेंस इंगेजमेंट, तो आपको कोई एतराज? ऑडिट के वर्ड को हटाया और उसके, अब अश्योरेंस ऑडिट में भी होती है, अश्योरेंस रिव्यू में भी होती है, इसमें लिमिटेड अश्योरेंस होती है, रीजनेबल अश्योरेंस, और इसमें लिमिटेड अश्योरेंस होती है। ऐसी बात है, यहां तक बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? अच्छा, अब अश्योरेंस इंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं।
अब ये जो जितना कुछ हमने पढ़ा है ना, अब यहाँ पर हम उसको ना उसका निचोड़ निकालने लगे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, थोड़ी देर पहले, कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है एफएस प्रिपेयर करना एज पर, ये पढ़ा है अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट, कहाँ पढ़ा है? लिखा हुआ तो नहीं है, मेरे ख्याल में लिखा हुआ है, ये जो पहला पॉइंट है यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, कोई नई चीज़ नहीं अब बतानी। अच्छा, ऑडिट में आपको पता है कि कुछ यूजर्स भी होंगे, ठीक है? ऑडिटर ने क्या करना होता है? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से ये देखना होता है ना कि क्या ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनी या नहीं। यही देखना होता है ना कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनी या नहीं, यही देखना होता है। और ये कैसे वो देख, इस पर्पस के लिए वो क्या हासिल करता है, और ये हासिल करने के बाद अपनी रिपोर्ट इशू कर देता है, रीजनेबल एश्योरेंस जो है वो रिपोर्ट में के थ्रू कन्वे कर देता है, यही होता है। ये कल वाला चार्ट याद है, कल का फ्लो यही था ना, ये बात समझ में आ रही है? ये इनमें से कोई कॉन्सेप्ट जो आपको लग रहा हो कि अभी हमने नहीं कवर किया ब्रीफली, या आपको बिल्कुल किसी कॉन्सेप्ट का ना आइडिया हो, सर जो लास्ट में व्हाट इज सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, उतना ही बता दें जितना मैंने बताया था, मैंने भी कुछ खास नहीं बताया था। ओके, तो सर पूछना है आपने सवाल, अगर कहीं पर भी देखें कन्फ्यूजन है तो आपने सवाल पूछना है। नहीं पता, सही, तो आप लोगों ने लाजमन, इसीलिए मैं पूछ रहा होता हूँ। देखें क्योंकि क्लासेस पहले से स्टार्ट हुई हैं ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो आप लोगों को सबको साथ लेके चलना मेरा काम है, लेकिन सम टाइम्स मैं थोड़ा सा जज्बाती हूँ, तो मैं ना फ़्लो में मुझे याद ही नहीं रहता कि, तो आप लोगों ने मुझे रोक देना है कि भाई नहीं ये बताएं कि ये सफिशेंसी अप्रोप्रिएटनेस क्या है। सर कोई बताएगा? सर राइट क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, मतलब मिकदार भी मुनासिब होनी चाहिए, लेकिन खाली ज़्यादा मिकदार से काम नहीं चलेगा। इसका मैंने कल एग्जांपल भी दी थी ना, इरेलेवेंट आंसर 4 पेजेस लिख दिए हैं, क्वांटिटी तो बड़ी है पर क्वालिटी नहीं है आंसर की, बात समझ में आ रही है? तो एविडेंस कैसा चाहिए जो कि क्वांटिटी वाइज भी मुनासिब हो, और एप्रोप्रिएटनेस रिलेटेड है क्वांटिटी से, क्वालिटी से। एप्रोप्रिएटनेस इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ एविडेंस, कि कितना रेलेवेंट, कितना रिलायबल एविडेंस है, और सफिशिएंसी रिलेटेड है टू द क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। वैसे अभी हमने इसको बहुत तफसील में जाके, ये जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है ना सर, इसके ऊपर कुछ केसेस में एक और कुछ केसेस में कितने सारे आइजाज़ हैं जो अभी हमने पढ़ने हैं, बड़ा हैवी कोर्स है ये। अच्छा, ये पिक्चर, ये तस्वीर आपने ना भूलनी नहीं है, क्योंकि ये पूरे जो सिलेबस है ना, अगर आप मुझे पूछें कि पूरे सिलेबस की समरी बता दें, ये पूरे सिलेबस की समरी है। पूरा टाइम हमने इस कोर्स में ना यही पढ़ते रहना है कि ऑडिटर ने कैसे साई ऑब्टेन करना है। किसके बारे में साई? एफएस। क्या कि क्या वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं या नहीं। ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है सर? ये कॉन्सेप्ट है अश्योरेंस इंगेजमेंट का, ये कॉन्सेप्ट है अश्योरेंस इंगेजमेंट का। अब मैं ज़रा इसको आपको
जो हैवी भारी भरकम ज़बान है ना उधर से रेकनसाइल करवाता हूँ। इसकी आपने तस्वीर भी ले लेनी है, इसको दीवार पे बेशक चिपका दें कमरे की, और सुबह दोपहर शाम इसको देखते रहें। कुछ दिन देखते रहेंगे ना, वैसे तो याद हो जाएगा लेकिन फिर भी कुछ दिन इसको देखते रहें। कोई हैं ये 5-6 चीज़ें कुछ हैं, आप अपनी जो कमरे की दीवारें हैं उनको थोड़ा फ्री कर लें। कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मैं आपको कहूँगा कि वो दीवार पर ना चिपका लें, और वही सुबह दोपहर शाम वाला रूल जो है उस पर अप्लाई करेगा। सर आपके पास पेज नंबर 3 पे आपको नंबर 4 को छोड़ें, नंबर 5 नज़र आ रहे, क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट बेशक स्वैप कर लें, मतलब ताकि शेयर कर लें। एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट, इसमें नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? ट्राईपार्टाइट रिलेशनशिप। ऐसे ही बस लफाजी है, समझते हैं ना लफाजी। ट्राईपार्टाइट रिलेशनशिप, ट्राई मत ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल में 3 एजेस होती हैं ना, तो ट्राईपार्टाइट, ये पार्टाइट क्या है? पार्टी। 3 पार्टी, इसके साथ लिख ले 3 पार्टी रिलेशनशिप। सर ये आपको 3 पार्टी रिलेशनशिप कहीं नज़र तो नहीं आ रहा? ये 3 पार्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं, 1 2 3। प्रैक्टिशनर, वही मैंने कहा था ना ज़बान ज़रा भारी होगी। ऑडिटर के वर्ड को किससे रिप्लेस कर दिए? क्योंकि सर ऑडिटर तो ऑडिट के लिए रेलेवेंट होगा ना। अश्योरेंस इंगेजमेंट पढ़नी है ना, तो अश्योरेंस में तो ऑडिट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ एन अश्योरेंस इंगेजमेंट, रिव्यू इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट, और इसके अलावा भी बहुत सी इंगेजमेंट्स होती हैं। तो इसलिए उसने क्या वर्ड जनरलाइज कर दिया? प्रैक्टिशनर का। तो ये जितने लोग फर्म्स में पार्टनर्स जैसे होते हैं तो हम उनको कहते हैं ये प्रैक्टिशनर्स हैं। और जो लोग फॉर एग्जांपल एफएफसी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहा है, इस कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस। दूसरा जो फर्म में जॉब कर रहा है ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है या प्रैक्टिशनर है। बात समझ में आ रही है? ये वर्ड यूज़ होता है, जैसे आपने सुना होगा इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इसी तरह ये प्रैक्टिशनर का वर्ड क्या है? ज़रा जनरलाइज्ड वर्ड है, क्योंकि अश्योरेंस इंगेजमेंट की जो नेचर है वो डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें ऑडिट भी आता है। तो ऑडिट के केस में प्रैक्टिशनर का क्या नाम है? ऑडिटर। नहीं समझ आ रही? अच्छा आगे क्या, ये ब्रैकेट्स को ना ज़रा छोड़ दें। प्लस रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मैनेजमेंट बोर्ड, ये बेसिकली क्या है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सर इनकी जिम्मेदारी है ना, इनकी जिम्मेदारी है ना एफएस बनाना एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यहाँ से नहीं समझ आता तो यहाँ से देख लें, इन्हीं की जिम्मेदारी है ना एफएस बनाना एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। प्लस इंटेंडेड यूजर्स जैसे कि शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। नंबर 2 पे आए, क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट मैटर। गेस कर सकते हैं सब्जेक्ट मैटर इन डब्बों में से कौन सा है? एक्सेलेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके लिए क्या वर्ड? क्योंकि ये भी चेंज हो सकती हैं ना, जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी बदल सकता है, डिफरेंट चीज़ों पे एश्योरेंस हो सकती है। मैं आपके साथ कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, जो मंडे की क्लास है ना उसमें मैं आपके साथ वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, उसके लिए सॉरी मैंने झूठ बोला था, ओरिएंटेशन सेशन के अलावा 1-2 क्लासेस में और मैं मल्टीमीडिया यूज़ करूँगा उसमें, क्योंकि वो ना वो आपको दिखानी है चीज़ें। अच्छा जी, सब्जेक्ट मैटर क्या है? इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी फॉर इंटेंडेड यूजर्स एंड इवेल्युएटेड बाय प्रैक्टिशनर। इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी किसके लिए?
एंड इवेल्युएटेड बाय प्रैक्टिशनर। और ऑडिटर क्या करते हैं, इसको इवेल्युएट करते हैं ना कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसके मुताबिक हैं या नहीं। थोड़ी बहुत सेंस बन रही है पिक्चर की। नंबर 3, सूटेबल क्राइटेरिया। AFRFW, सपोज इधर IFRS होता तो ये क्या है, ये आपका सूटेबल क्राइटेरिया। सूटेबल क्राइटेरिया क्या है, रूल्स अगेंस्ट विच द सब्जेक्ट मैटर इवेल्युएटेड फॉर कंप्लायंस। ये वो रूल्स है ना जिनको ये वो पैमाना है जिसके अगेंस्ट FS को ऑडिटर नापता है। IFRS वो पैमाना है जिसके अगेंस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर नापता है कि क्या ये इनके मुताबिक हैं या नहीं। और सर वो जो हमने मिस स्टेटमेंट का फॉर्मूला देखा था वो क्या था, FS माइनस IFRS, यही था ना। एक ही बात है, हाँ यकीन करें एक ही बात है, कसम खा लूं तो इससे कुछ नहीं होता। क्या होता है देखें, वही इन्वेंट्री वाली मिसाल पे चले जाते हैं। IFRS के मुताबिक इन्वेंट्री 80 पे आनी चाहिए, अब तो नंबर्स याद हो गए हैं ना। IFRS के मुताबिक इन्वेंट्री 80 पे आनी चाहिए थी, FS में कितने पे आ रही है, 100 पे, -20, तो मिस स्टेटमेंट है ना। जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव है तो मिस स्टेटमेंट ना। मैंने तो डायरेक्शन की बात भी नहीं की कि ओवर स्टेटमेंट है या अंडर स्टेटमेंट है। मैं तो कह रहा हूँ मिस स्टेटमेंट तो है ना। जब जब FS IFRS आपस में बराबर नहीं होंगे, साइन जो मर्जी हो, मिस स्टेटमेंट तो होगी ना। नहीं समझ आ रही। रूल्स अगेंस्ट विच सब्जेक्ट मैटर इवेल्युएटेड फॉर कंप्लायंस, तो ऐसा नहीं है कि ऑडिटर जो है वो अपनी मर्जी से कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं क्लाइंट को तंग करूं तो मैं क्लाइंट को कहूं आप ये एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करें, नहीं। या मैं कहूं कि मैं आपकी रिपोर्ट्स में क्वालिफिकेशन इंक्लूड करूंगा, मैं आपको क्लीन ओपिनियन नहीं दूंगा। तो उसके लिए ऑडिटर के पास बेसिस क्या होगी, क्राइटेरिया। क्योंकि मैनेजमेंट दावा कर रही होती है या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है FS बनाना एज पर दिस क्राइटेरिया, तो ऑडिटर इसी क्राइटेरिया को यूज़ करता है और चेक करता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हैं या नहीं। थोड़ी बहुत समझ आ रही हो। सूटेबल क्राइटेरिया की मिसालें IFRS, US GAAP। कल मैंने आपको जो ग्रुप में वो 3rd Schedule to the Companies Act दिया था, उसमें और भी मिसालें हैं। वैसे कौन सी और मिसालें हैं, क्योंकि 3 लोगों को तो छूट है जिन्होंने नहीं देखा था वो डॉक्यूमेंट। बाकी IFRS फॉर SMEs, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज़। वैसे आप ये भी कह सकते थे कि सर आपने स्किम रीड करने का कहा था, ये भी एक इसका जवाब हो सकता था। इसके बाद आपके पास आ जाता है एविडेंस। ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ आइडियाज़, ये आप लोग अप्लाई करेंगे मेरे ऊपर। एविडेंस, इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय प्रैक्टिशनर टू रीच कंक्लूजन्स एंड प्रोवाइड बेसिस फॉर ओपिनियन। एविडेंस का सिंपली क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक वैल्यू पे रिकॉर्ड हुए हुए हैं, तो मैं रसीदें देख लूँ कि क्या, कॉन्ट्रैक्ट्स देख लूँ जिनके थ्रू ये फिक्स एसेट्स परचेज़ किए गए हैं कि क्या वही वैल्यू है। तो मैंने जब वो रसीद देखी, वो कॉन्ट्रैक्ट देखा, तो मुझे एविडेंस मिल गया। और वो रसीद या वो कॉन्ट्रैक्ट वो इंफॉर्मेशन है जो मैंने एज एन ऑडिटर यूज़ की टू डिटर्मिन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर एग्जांपल, उससे आपको एविडेंस मिलेगा
कि हाँ ये जो किताबों में एसेट्स रिकॉर्ड हुए हुए हैं ये फिज़िकली एग्जिस्ट भी करते हैं। ठीक हो गई बात। बाकी इस पे बहुत अगेन मैंने जिस तरह बताया अभी तो हम एक सीन सेटिंग कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, और इसको इंशाल्लाह ताला फिर ये जो पेस है ये पेस आगे जाकर थोड़ा इंक्रीज़ हो, बहुत ज़्यादा नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताई थी, हम हर मंथ में 25 से 30% कोर्स कंप्लीट करेंगे। मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकता कि मैं पहले 3 महीनों में बिल्कुल स्लो जाऊं और फिर मैं 4th मंथ में स्पीड पिक कर लूं, रिज़ल्ट का सत्यानाश हो जाएगा। और रिज़ल्ट के बारे में आई एम सेंटी, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। और आपने एक काम मेरे साथ ज़रूर करना है, आपने, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो जो मर्ज़ी करें, वो बेशक पढ़ें भी ना, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ना ये आपने रोज़ का रोज़ पढ़ना है। एंड एक चीज़ मैंने प्राइज़ में आपको अनाउंस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। एनीवन हु इज़ एंथुसियास्टिक इनफ टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल, तो वो मुझे ज़रूर बेशक मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें, कुछ कर दें। तो सर आप एफ़र्ट अच्छा मैं सबके साथ बराबर करूँगा, ये नहीं होगा कि मैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो एफ़र्ट है उसका रिज़ल्ट इम्प्रूव हो जाता है अगर वो फोकस्ड हो। तो आई वुड स्ट्रॉन्गली वांट कि प्राइज़ मैं उसका अनाउंस आपको कर दूँगा कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि आप में से ज़्यादा सारे लोग गोल्ड मेडल सिक्योर कर लेते हैं, तो उनको जो प्राइज़ मनी है वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या होगी। कॉलेज और मेरे मिल के उनको भी मैं मोटिवेट पहले कर लूँ ज़रा, तो फिर मिल के एक अमाउंट जो है वो आपको अनाउंस कर देंगे फॉर एनी वन हु इज़ गेटिंग अ गोल्ड मेडल। नंबर 5 पे क्या है सर? अश्योरेंस रिपोर्ट। द रिपोर्ट कंटेन्स द प्रैक्टिशनर्स ओपिनियन। The report contains the practitioner's opinion। मतलब ये इस रिपोर्ट की बात है। और ये था एविडेंस। ये तस्वीर थोड़ी बहुत समझ में आती है? ये सर पूरा कॉन्सेप्ट है आपकी अश्योरेंस इंगेजमेंट्स का। और सबसे ज़्यादा जिस अश्योरेंस इंगेजमेंट को हमने इस कोर्स में पढ़ना है उसका आप गेस कर सकते हैं नाम क्या है? ऑडिट। पेपर का नाम आपने देखे, ऑडिट एंड एश्योरेंस। ऑडिट एंड एश्योरेंस मेन फोकस आपके पेपर का 99.5% फोकस आपके पेपर का ऑडिट पे ही है। 99.5% फोकस आपका ऑडिट पे है। सर एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट एविडेंस में जो पहला था ना उसको गोल कर दिया था, जो पहला एलिमेंट था उसको गोल कर दिया था। वो पहला एलिमेंट क्या था? ट्राईपार्टाइट रिलेशनशिप। उस गोल तो नहीं किया था, पढ़ा था। क्या चीज़ गोल की थी इसमें से? ब्रैकेट्स। याद रखते हैं आप लोग, मतलब नोट कर रहे हैं। प्रैक्टिशनर हु रिव्यूज टू मतलब एंड प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सब्जेक्ट में। एंड इंटेंडेड यूजर्स फ्रॉम हुम 5 इज प्रिपेयर्ड बाय प्रैक्टिशनर। और 5 क्या है? रिपोर्ट, अश्योरेंस रिपोर्ट। यहाँ तक बात सही है? ये एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट एक दफ़ा पेपर में टेस्ट भी हो चुके हैं। मतलब ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये पेपर में एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पेपर में ना अभी तक 20 से 25 मार्क्स का नॉलेज बेस्ड पोर्शन वो टेस्ट कर रहा होता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के जिसमें आपने रिकॉल करना है। लेकिन सर कंटेंट इतना ज़्यादा है ना इस कोर्स का कि कितना याद करेंगे अगर रट्टे वाली अप्रोच। देखें वैसे एक बड़ी पॉपुलर अप्रोच है इस पेपर को पढ़ाने में, ज़्यादा जो पॉपुलर अप्रोच है, अच्छा बाय द वे लेट मी टेल यू, इस पेपर को पढ़ाने में ज़्यादा पॉपुलर अप्रोच जो है ना वो रट्टे वाली ही है। ज़्यादातर लोग रट्टाफिकेशन के थ्रू ये करवा रहे हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे मानना ये है इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो पेपर ज़रा सा उसने हिला दिया ना काम सीन ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, एक तो ये मसला है। दूसरा मसला है
कितना, इतना ज़्यादा कोर्स है, कितना याद करेंगे, मतलब कितना रट्टा लगाएंगे। लेकिन हाँ, लेकिन वो मैं उसमें बता रहा हूँ, लेकिन मेरा जो टीचिंग स्टाइल है ना, तो मैं उसमें दोनों मार्केट सेगमेंट्स को कैटर कर रहा हूँ। एक वो सेगमेंट जो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कॉन्सेप्चुअल में, और एक वो सेगमेंट जो याद करने वाले हैं। तो इस क्लास में दोनों सेगमेंट्स कवर हो सकते हैं सर। बिल्कुल, अपने देखें, अपनी लैंग्वेज में आपने बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल लिखना है, लेकिन मतलब ना बदले। एग्जैक्ट, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। और इसी मसले को हल करने के लिए जो टेस्ट रखे गए हैं ना सर, इसका यकीन करें और कोई मकसद ही नहीं है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि वो लिखते हुए ना बहुत बार स्टूडेंट उसका मीनिंग बदल देते हैं, मतलब वो एक उनको भी नहीं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है जब आप टेस्ट देते हैं ना, मैं उसको जब चेक करता हूँ, मैं उसके ऊपर कमेंट लिखूँगा कि नहीं इस बात से ये मतलब बदल गया, मैं मतलब पूरी डिटेल कमेंट्री उसके ऊपर कर रहा होता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये मेरी एक मिस्टेक थी, तो आइंदा वो मिस्टेक रिपीट नहीं होगी। और जो टेस्ट्स अगर आप सारे दे दें ना, 17 टेस्ट, 2 मॉक्स और 2 पिछली अटैम्प्ट के मॉक्स भी कर लेंगे, तो ये सारा अगर कर लेना, इसके बायस से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे पेपर आना भी नहीं है। ठीक है, अश्योरेंस इंगेजमेंट की, अच्छा हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट पढ़ लिए, ये बोर्ड पे तस्वीर की फॉर्म में भी प्लॉटेड हैं। अब ज़रा नंबर 4 पे आ जाए। नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? अश्योरेंस इंगेजमेंट डेफिनेशन बाय पार्ट्स। यही जो हमने एलिमेंट्स पढ़ी है ना, इसको इसकी डेफिनेशन क्या है? अब इसकी वैसे ना डेफिनेशन एक पूरे पैराग्राफ में थी, तो मैंने कहा था कि दिल, बहुत बड़ी डेफिनेशन देख के दिल आप लोगों का बैठते, मेरा भी बैठता था, तो दिल बैठ जाता है, तो उसको लिए मैंने एक हल निकाला है डेफिनेशन बाय पार्ट्स के, ताकि सर वो आप जब अभी बात कर रहे थे ना, ताकि आपको पता हो कि इस डेफिनेशन के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। जब आपको ये याद होगा ना 5, तो पेपर में आप बार बार 4 तक जब लिख चुके होंगे, तो फिर आप 5वें तक भी यकीन करें पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि आप बार बार जब वो रिफ़्रेश करेंगे ना, कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करते रहेंगे, तो आपको होगा कि कुछ चीज़ मिसिंग है। क्या डेफिनेशन है जी? नंबर 1, एन इंगेजमेंट इन विच, ये तो कोई याद रखने की बात ही नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट है अश्योरेंस इंगेजमेंट का तो कोई इंगेजमेंट ही होगी। इन विच, नंबर 2, अ प्रैक्टिशनर एम्स टू ऑब्टेन सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। इधर सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिखा होना चाहिए था ना, जनरलाइज्ड है, ओवरऑल है। अश्योरेंस इंगेजमेंट की डेफिनेशन है, ऑडिट इंगेजमेंट की डेफिनेशन नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? In order to express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party। जो यूज़र्स, कौन से वाले यूज़र्स? रिस्पॉन्सिबल पार्टी के अलावा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल पार्टी तो खुद जिम्मेदार है उस एफएस के लिए। एक्सटर्नल यूज़र्स, शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स इन जनरल, अबाउट दी, किसके बारे में? अबाउट द सब्जेक्ट मैटर that is the outcome of the measurement or evaluation of an underlying subject matter against criteria। ये वाली बात क्या लिखी हुई है? outcome of the measurement और evaluation of the underlying subject matter against criteria, ये समझ लें। true and fair view present कर रही है या नहीं, ये बस इसका शॉर्ट जो मतलब है ना, वो क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है या नहीं। मतलब जब प्रैक्टिशनर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को IFRS के अगेंस्ट नापा, तो उसको क्या पता लगा? क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के मुताबिक थीं? क्या वो IFRS के मुताबिक नहीं थी? क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही थी? क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही थी? नहीं समझ आ रही? सही से बताएं, जान तो नहीं छुड़ाते आप लोग। समटाइम्स ये होता है कि टुवर्ड्स द एंड जब हम प्रोसीड कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं आप सवाल नहीं करना। ये वैसे क्योंकि रिटन इज़ मोर रिलायबल दैन ओरल। लिखी हुई चीज़ ना वर्बल से ज़्यादा रिलायबल होती है,
इसलिए आपको पता है ओरिएंटेशन सेशन में, जिन लोगों ने ओरिएंटेशन सेशन लिया है, जब मैंने आपको बताया कि मैं मॉक डीब्रीफिंग सेशन करता हूँ और उसमें मैं स्टूडेंट्स के जो आंसर्स होते हैं वो दिखाता हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिल में दिमाग में हंस रहा था, सभी कहते हैं। इसीलिए जो अगली स्लाइड थी, बल्कि ग्रुप में वो शेयर, सर वो प्लीज़ ग्रुप में शेयर भी कर देनी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसीलिए अगली स्लाइड क्या थी, उसमें ना चेक हुए हुए मॉक दिखा दिए, ताकि ज़बानी ना वो रिलायंस नहीं आती जो लिखी हुई चीज़ में होती है। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? ये एक सबक है जो आगे का एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको आज ही बातों बातों में वैसे बता दिया। एग्जैक्टली वो वाली जो चीज़ है ना, वो एक गैप रह जाता है। जी कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? जी ऑडिटर ने वो एविडेंस कलेक्ट करना है और उसके लिए ऑडिटर मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल जो रसीदें हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, वो तो सारी मैनेजमेंट के पास है ना। तो ऑडिटर उसको इस्तेमाल करते हुए भी और कुछ और तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। वो तरीके क्या हैं, उन तरीक़ों को प्रोसीजर्स कहते हैं। वो प्रोसीजर्स इंशाअल्लाह ताला आगे हम वेरी सून इन द सीन सेटिंग कवर करेंगे। जब इसके पास होता है तो ऑडिटर होता है, ये साई अपनी रिपोर्ट के ज़रिए शेयर होल्डर्स, अपनी रिपोर्ट के ज़रिए ये शेयर होल्डर्स को साई नहीं प्रोवाइड करेगा, साई तो उसने खुद हासिल कर लिया। इस साई की बेसिस पर, इस साई की बेसिस पर वो यूज़र्स को ये रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। साई यूज़र्स के पास नहीं जा रहा, साई की बेसिस पर उसने अपनी रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट के अंदर क्या आ रहा है, ओपिनियन ऑन एफएस, और ये जो ओपिनियन ऑन एफएस है, ये बेसिकली रिपोर्ट किसके पास जाएगी, यूज़र्स के पास। इसीलिए अभी जो मंडे को ना बड़ी आप यू विल जेन्युइनली एन्जॉय द क्लास, क्योंकि मैं ये जितने हमने इस वीक में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना, असल हकीकी दुनिया से इनको लिंक करके दिखाऊंगा। और आप रिपोर्ट का टाइटल जब देखेंगी ना, तो आप कहेंगी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक हो गया? और कोई सवाल? बाकी भी फील फ्री। सर सॉरी, प्रिंसिपली ना, प्रिंसिपली होती तो ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ऑडिटर को किसने अपॉइंट की है, मेंबर्स ने। तो बिलखसूस इसका एड्रेसी कौन है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बात सही हो गई? और कोई क्वेश्चन? 5 2 4 3 2 1 0। थैंक यू जी।